नमस्कार, मैं सुशील कुमार अग्रवाल, सहायक प्राध्यापक शासकीय ईवीबीजी कॉलेज कोरबा से हूँ। हमारा एमएससी सेकेंड ईयर का थर्ड पेपर जो प्लांट फिजियोलॉजी है, जिसकी यूनिट 3 का टॉपिक फोटोकेमिस्ट्री और फोटोसिंथेसिस है, जिसके सब टॉपिक जनरल कॉन्सेप्ट एंड हिस्टोरिकल बैकग्राउंड ऑफ फोटोसिंथेसिस एंड एवोल्यूशन ऑफ फोटोसिंथेटिक apparatus एंड फोटोसिंथेटिक पिगमेंट्स एंड रिएक्शन सेंटर्स, इस पर हम चर्चा करेंगे। हमारे इस लेक्चर्स का उद्देश्य है, सर्वप्रथम हम प्रकाश संश्लेषण के विभिन्न घटनाओं को या प्रेक्षणों को उनके ऐतिहासिक क्रोनोलॉजिकल आर्डर के अनुसार पढ़ेंगे। तत्पश्चात 20वीं सदी में नए तकनीकी के विकास से प्रकाश संश्लेषण के विभिन्न पदों का और उसमें फाइंडिंग्स का अध्ययन, विभिन्न वैज्ञानिकों की फाइंडिंग्स का अध्ययन करेंगे। तत्पश्चात इस टॉपिक का दूसरा सब टॉपिक है, वह है ओरिजिन एंड इवोल्यूशन ऑफ फोटोसिंथेटिक पिगमेंट्स एंड रिएक्शन सेंटर्स। हम उसमें आर्कियोलॉजिकल इरा से वर्तमान उपलब्ध विभिन्न ऑर्गेनिज्म में फोटोसिंथेटिक पिगमेंट्स के साथ रिएक्शन सेंटर के उद्विकास का अध्ययन करेंगे। किस प्रकार आर्कियोलॉजिकल इरा में पृथ्वी की जो वातावरण है वह एन ऑक्सीजनिक कंडीशन में था, और किस प्रकार से इन माइक्रो ऑर्गेनिज्म ने या माइक्रोब्स ने, या हम सीधे कहें तो ब्लू ग्रीन एल्गी ने किस प्रकार से एन ऑक्सीजनिक कंडीशन को ऑक्सीजनिक कंडीशन में परिवर्तन किया है, जिसकी वजह से आज बहुतायत में फोटोसिंथेटिक ऑक्सीजनिक फोटोसिंथेटिक वाले ऑर्गेनिज्म उपलब्ध हैं। प्रकाश संश्लेषण के अध्ययन का ऐतिहासिक महत्व है। आज से केवल 300 वर्ष पूर्व ही प्रकाश संश्लेषण का अध्ययन प्रारंभ हुआ है, जिसमें सर्वप्रथम बेल्जियम के वैज्ञानिक जॉन बाप्टिस्टा ने अपने प्रयोग से निष्कर्ष निकाला कि पौधे केवल पानी से ही पदार्थ को उत्पन्न करते हैं। तत्पश्चात 1772 में जोसेफ प्रिस्टले ने पौधों की क्षमता कार्बन डाइऑक्साइड को ग्रहण करने की एवं वातावरण में ऑक्सीजन छोड़ना बताया। तत्पश्चात 1780 पे जॉन इंगेजहाउस ने प्रिस्टले के कार्य को प्रमाणित किया और कुछ निष्कर्ष निकाला। प्रथम, ऑक्सीजन का उत्पादन केवल कुछ घंटे होता है, न कि कुछ हफ्ते। द्वितीय, ऑक्सीजन को प्रकाश ही की उपस्थिति में ही उत्पन्न करते हैं। तीसरा है, केवल हरे पौधे ही उपयोग किए गए हवा को पुनः ग्रहण करता है। इस प्रकार अगला जो है इंगेनहाउस, इन्होंने ही सर्वप्रथम एक समीकरण दिया जिसमें सबस्ट्रेट के रूप में कार्बन डाइऑक्साइड और जल को लिया है। लाइट और ग्रीन प्लांट या क्लोरोप्लास्ट की उपस्थिति में ही यह ऑर्गेनिक मैटर और ऑक्सीजन को उत्पन्न करता है। इसके पश्चात 1804 में निकोलस थियोडोर डी सासर नामक वैज्ञानिक ने बताया कि पानी जो है प्रकाश संश्लेषण के लिए आवश्यक है। उन्होंने प्रकाश को कार्बन डाइऑक्साइड ग्रहण करने तथा ऑक्सीजन उत्पन्न के साथ संबंध को बताया है। तत्पश्चात 1837 में वैज्ञानिक ड्यूट्रोचेट, इन्होंने प्रकाश संश्लेषण के लिए क्लोरोफिल की आवश्यकता को बताया है। देन उसके पश्चात 1854 में वैज्ञानिक लिबिग, इन्होंने कार्बन डाइऑक्साइड बताया कि कार्बन डाइऑक्साइड सभी कार्बनिक पदार्थों के उत्पादन के लिए आवश्यक स्रोत है जो हरे पौधे उत्पन्न करते हैं। तत्पश्चात 1864 पे वैज्ञानिक सेक्स, इन्होंने पादप द्वारा उत्पन्न कार्बनिक पदार्थ कार्बोहाइड्रेट होता है, ये बताया। एडवांसमेंट ऑफ फोटोसिंथेसिस इन 20th सेंचुरी 1905 पे ब्लैकमैन ने सर्वप्रथम प्रकाश संश्लेषण की अभिक्रिया में लॉ ऑफ लिमिटिंग फैक्टर को फार्मुलेट किया, और साथ ही उन्होंने बताया कि प्रकाश संश्लेषण की अभिक्रिया में डार्क रिएक्शन भी उपस्थित होता है। 1920 में वारबर्ग ने
क्लोरेला पर प्रयोग किया और वारबर्ग इफेक्ट के बारे में बताया। 1931 में वान नील ने बताया कि ऑक्सीजन का उत्पादन जल के फोटोलिसिस से होता है, न कि कार्बन डाइऑक्साइड से। 1932 में अर्नाल्ड इमर्सन ने फ्लैशिंग लाइट एक्सपेरिमेंट किया और प्रदर्शित किया कि प्रकाश संश्लेषण की अभिक्रिया में दो प्रकार की रिएक्शंस होते हैं, एक लाइट रिएक्शन और दूसरा डार्क रिएक्शन। इसके पश्चात 1937 में वैज्ञानिक हिल ने बताया, उन्होंने आइसोलेटेड क्लोरोप्लास्ट के साथ प्रकाश संश्लेषण का प्रयोग किया और बताया कि फोटोलिसिस ऑफ वाटर जो है एक इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर की उपस्थिति में ही होता है। ये हिल रिएक्शन कहलाता है। इसके पश्चात 1941 में रूबेन एंड कामेन का प्रयोग बहुत महत्वपूर्ण है। इन्होंने ऑक्सीजन के 18 आइसोटोप्स का प्रयोग किया और यह प्रदर्शित किया कि प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया में उत्पन्न होने वाला ऑक्सीजन जल से होता है, न कि कार्बन डाइऑक्साइड से होता है। चूँकि दोनों ही स्थितियों में, जल में भी और कार्बन डाइऑक्साइड दोनों में ही ऑक्सीजन प्रेजेंस होते हैं, लेकिन सोर्स ऑफ ऑक्सीजन वाटर है। यह उन्होंने ऑक्सीजन के 18 आइसोटोप्स वाले जल के प्रयोग से प्राप्त किया और स्पष्ट किया कि उत्पन्न होने वाला ऑक्सीजन में भी O18 आइसोटोप्स प्रेजेंस होते हैं। 1954 में आर्नन, एलन्स और विटले ने यूज्ड रेडियो एक्टिव कार्बन डाइऑक्साइड्स टू शो फिक्सेशन ऑफ कार्बन बाय आइसोलेटेड क्लोरोप्लास्ट। इनका वर्क आइसोलेटेड क्लोरोप्लास्ट पर था। इन्होंने कार्बन के फिक्सेशन को कार्बन डाइऑक्साइड के रेडियो एक्टिव आइसोटोप्स के C14 का यूज़ कर पथ को बताया। इसके पश्चात 1954 में केल्विन, जिनको नोबेल प्राइज़ 1960 मिला, इन्होंने पाथ ऑफ कार्बन इन फोटोसिंथेसिस एंड इस्टेब्लिशमेंट C3 साइकिल, इन्होंने केल्विन साइकिल दिया और कार्बन के फिक्सेशन की पाथ को बताया। देन 1957 इमर्सन और उसके सहयोगियों ने 2 पिगमेंट सिस्टम को रिपोर्ट किया, जिसमें फोटो सिस्टम 1 और फोटो सिस्टम 2 होते हैं, या उसे ही रिएक्शन सेंटर 1 और रिएक्शन सेंटर 2 भी कहते हैं। 1963 पार्क और सन्स ने लाइट रिएक्शंस बताया कि लाइट रिएक्शन ग्रेना के थैलेकाइड्स मेम्ब्रेन पे होता है। उन्होंने डार्क रिएक्शन क्लोरोप्लास्ट के स्टोमा में होता है बताया। तत्पश्चात 1965 हेचेंस्लेक, इन्होंने C4 पाथवे के द्वारा ट्रॉपिकल ग्रासेस में कार्बन डाइऑक्साइड फिक्सेशन को बताया। 1970 में कोक और उसके सहयोगियों ने फोटो ऑक्सीडेशन ऑफ वाटर इसमें बताया कि जो ऑक्सीडाइजिंग एंजाइम्स होते हैं वो अज्ञात होता है, जिसके द्वारा फोटो ऑक्सीडेशन या फोटोलिसिस ऑफ वाटर की क्रिया होती है, जो फोटो सिस्टम 2 में होता है। देन इसके बाद में 1985 में जो रिसेंट रिसर्च है वो है हुबर, माइकल और डिसेन होपर। इनको 1988 में नोबेल प्राइज़ मिला है केमिस्ट्री का। इनका कार्य है क्रिस्टलाइजेशन ऑफ फोटोसिंथेटिक रिएक्शंस सेंटर ऑफ बैक्टीरियम रोडोबैक्टर एंड एनालाइज इट्स स्ट्रक्चर बाय एक्सरे डिफ्रैक्शन। इस प्रकार से लगभग प्रकाश संश्लेषण की घटनाओं अध्ययन के घटनाओं का क्रोनोलॉजिकल अध्ययन किया गया और रिसेंट टेक्निक्स की उपलब्धता से अनेक नए निष्कर्ष को प्राप्त किए। प्रकाश संश्लेषण की उत्पत्ति एवं विकास के संबंध में निम्न कथन है। ए वेल्थ ऑफ एविडेंस इंडिकेट्स दैट फोटोसिंथेसिस इज एन एंशिएंट प्रोसेस that originated not long after the origin of life and has evolved via a complex path to produce the distribution of types of photosynthetic organism and metabolism that are found today। ये कथन वैज्ञानिक ब्लैंकेनशिप 2002, बिजोर्न एंड गोविंदजी 2009 इन्होंने दिया। इससे स्पष्ट है कि फोटोसिंथेसिस की प्रक्रिया जीवन के विकास से पूर्व का नहीं है,
और इस प्रक्रिया का विकास एक कठिन पाथ के द्वारा हुआ है और जिसकी वजह से यह फोटोसिंथेटिक ऑर्गेनिज्म जो वर्तमान में पाए जाते हैं इसका विकास हुआ और ये वितरित हुए हैं। इस एवोल्यूशन ट्रीज़ में जिसमें माइक्रोब्स के रिएक्शन सेंटर्स के विकास को स्मॉल यूनिट ऑफ राइबोसोमल आरएनए एनालिसिस के द्वारा दर्शाया गया है और प्रकाश संश्लेषण को प्रतिनिधित्व करने वाले टेक्सा के रंग के आधार पर दर्शाया गया है। हरा रंग प्रथम प्रकार के रिएक्शन सेंटर्स को तथा बैगनी रंग द्वितीयक प्रकार के रिएक्शन सेंटर्स वाले टेक्सा को तथा तीर का निशान, यह तीर का निशान यूकैरियोटिक में क्लोरोप्लास्ट के निर्माण में एंडो सिम्बायोसिस को निर्देशित करता है। वैज्ञानिक है द्वारा पेस 1997। बैक्टीरिया के 6 विभिन्न फाइला में प्रकाश संश्लेषण की योग्यता में स्पष्ट विकास का पैटर्न नहीं दिखता है। बैक्टीरिया के 6 विभिन्न फाइला जिसमें ग्रीन साइनोबैक्टीरिया, दूसरा प्रोटोबैक्टीरिया या पर्पल बैक्टीरिया, तीसरा ग्रीन सल्फर बैक्टीरिया, चौथा फर्मिक्यूट्स या हेलियोबैक्टीरिया, पांचवा फिलामेंटस एनऑक्सीजेनिक फोटोट्रॉप बैक्टीरिया जिसे ग्रीन नॉन सल्फर बैक्टीरिया एवं छठवा एसिडोबैक्टीरिया कहते हैं। रेमंड 2008 के अनुसार कुछ साइनोबैक्टीरिया एवं जीएसबी इस फाइलम के सभी सदस्य फोटोट्रॉपिक हैं एवं दूसरे प्रोटियोबैक्टीरिया एवं इस समूह के स्पीसीज फोटोट्रॉपिक नहीं हैं। इस डायग्राम में स्मॉल सब यूनिट ऑफ राइबोसोमल आरएनए के आधार पर एक इवोल्यूशनरी ट्री बनाया गया है। उक्त विकास के जीनोमिक ट्री के आधार पर प्रमाण से स्पष्ट है कि यूकैरियोटिक प्रकाश संश्लेषी जीवों का विकास साइनोबैक्टीरिया जीव के एंडोबायोसिस के कारण हुआ है जो अंततः क्लोरोप्लास्ट बन गया। वैज्ञानिक है मार्गुलस 1992 इनका कथन है। इसके पश्चात इस प्रकार बैक्टीरियल समूह में प्रकाश संश्लेषण का पाया जाना हॉरिजॉन्टल जीन स्थानांतरण का प्रमाण है। इस प्रकार प्रकाश संश्लेषण के लिए कोई एक शाखा नहीं है जो विकास को प्रदर्शित करे। कथन है रेमंड एवं सहयोगी 2002। हॉरिजॉन्टल जीन स्थानांतरण जिसमें आनुवांशिकी जानकारी को फेरबदल किया जाता है जो प्रकाश संश्लेषण तंत्र के विभिन्न भागों के लिए कोड करता है। वर्तमान उपलब्ध जीनोमिक डाटा ऑन ऑल टाइप्स ऑफ फोटोसिंथेटिक ऑर्गेनिज्म के विकास की प्रक्रिया जटिल प्रक्रिया को उजागर किया है। इवोल्यूशन ऑफ फोटोसिंथेसिस विकास की प्रक्रिया में फोटोसिंथेसिस की सब सिस्टम के विकास को समझा जा सके सर्वप्रथम हम रिएक्शन सेंटर एवं लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स एंटीना सिस्टम को तथा इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट पाथवे व कार्बन फिक्सेशन को समझेंगे। यह सिस्टम एक दूसरे पर निर्भर करता है जैसे रिएक्शन सेंटर एवं एंटीना पिगमेंट का उपयोग करता है एवं इलेक्ट्रॉन्स ट्रांसपोर्ट चैन दोनों रिएक्शन सेंटर RC1 एंड RC2 एवं कार्बन फिक्सेशन के मार्ग को जोड़ता है। प्रकाश संश्लेषण का विकास का हमारा ज्ञान अत्यंत कम है। जैसा यह किस प्रकार से उत्पन्न हुआ संभवित विकास का कोई सीधा प्रमाण नहीं है। वैज्ञानिक ओल्सन और ब्लैकेनशिप 2004 का कथन है। इवोल्यूशन ऑफ फोटोसिंथेटिक ऑर्गेनिज्म देयर इज ए सजेस्टिव एविडेंस दैट फोटोसिंथेटिक ऑर्गेनिज्म were present approximately 3.2 to 3.5 billion years ago in the form of stromatolites. Layered structure similar to form that are produced by some modern cyanobacteria as well as numerous microfossils that have been interpreted as arising from phototrophs by D. Maris 2000. These diagrams show a form of stromatolites. Now, cyanobacteria use water, carbon dioxide and sunlight to create their foods
and expel oxygen as a byproduct, the real significance of stromatolites is that they are the earliest fossil evidence of life on Earth. Diagram by Google search stromatolites. Origin of oxygenic photosynthesis. There is also isotopic evidence for autotropic carbon fixation at 3.7 to 3.8 billion years ago. Early photosynthesis are highly controversial. Evidence for the timing of the origin of oxygenic photosynthesis and the rise of oxygen in the atmosphere is discussed below. Earliest form of photosynthesis were anoxygenic, with oxygenic form arising significantly later. इसमें स्पष्ट करता है कि जो फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस है उसको आइसोटॉपिक एविडेंस से 3.7 से 3.8 बिलियन ईयर अगो मापा गया है, और अर्लीस्ट जो फोटोसिंथेटिक ऑर्गेनिज्म थे वो एनऑक्सीजेनिक थे, क्योंकि उस समय वातावरण में ऑक्सीजन नहीं था, और उसके पश्चात ही बाद में वातावरण में ऑक्सीजेनिक प्रकार के फोटोसिंथेटिक वाले ऑर्गेनिज्म का उत्पत्ति हुआ है। फोटोसिंथेटिक पिगमेंट्स का विकास। अब हम फोटोसिंथेटिक पिगमेंट्स के साथ रिएक्शन सेंटर, लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स और एंटीना सिस्टम के विकास का अध्ययन करेंगे। दोनों ही रिएक्शन सेंटर और एंटीना सिस्टम पिगमेंट्स को यूटिलाइज करते हैं और इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन को इंटरेक्ट करते हैं। दोनों ही रिएक्शन सेंटर्स और कार्बन फिक्सेशन पाथवे इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन को इंटरेक्ट करते हैं। क्लोरोफिल्स फोटोसिंथेटिक ऑर्गेनिज्म के लिए आवश्यक पिगमेंट्स हैं। क्लोरोफिल की बायोसिंथेसिस में 17 स्टेप्स या अधिक स्टेप्स होते हैं जो एक कॉम्प्लेक्स पाथवे बनाता है, अकॉर्डिंग टू बेलेन 1999। क्लोरोफिल की बायोसिंथेसिस का पाथवे प्रकाश संश्लेषण के इवोल्यूशन को व्यक्त करता है। यह एक ग्रेनिक हाइपोथेसिस के अनुसार कॉन्सेप्ट है, जिसमें क्लोरोफिल के बायोसिंथेसिस पाथवे विकास के क्रम को प्रदर्शित करता है, अकॉर्डिंग टू ग्रेनिक 1965। इवोल्यूशन ऑफ रिएक्शन सेंटर्स। रिएक्शन सेंटर के विकास को विभिन्न तकनीकी स्पेक्ट्रोस्कोपिक, थर्मोडायनामिक और मॉलिक्यूलर सीक्वेंस एनालिसिस के द्वारा प्राप्त करते हैं। और दोनों ही रिएक्शन सेंटर्स में दो प्रकार के कॉम्प्लेक्स होते हैं, जिसे टाइप 1 और टाइप 2 रिएक्शन सेंटर कहा गया है। अबाउट टू ब्लैकेनशिप 2002। एनऑक्सीजेनिक फोटोट्रॉप्स में केवल रिएक्शन सेंटर 1 टाइप 1 या टाइप 2 होता है, जबकि ऑक्सीजेनिक फोटोट्रॉप्स में दोनों ही प्रकार के रिएक्शन सेंटर्स पाए जाते हैं। दो प्रकार के रिएक्शन सेंटर्स में अर्ली इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर्स कोफैक्टर्स होते हैं। यदि हम बात करें रिएक्शन सेंटर 1 की, वहाँ पर इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर्स कोफैक्टर्स फेराडॉक्सिन्स रिड्यूसिंग सिस्टम होता है, जबकि टाइप 2 रिएक्शन सेंटर्स में इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर्स फियोफाइटिन या क्यूनोन होता है। बाद में प्रदर्शित डायग्राम में रिएक्शन सेंटर 1 को ग्रीन कलर से और रिएक्शन सेंटर टाइप 2 को पर्पल कलर से प्रदर्शित किया गया है। यह एक इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम का डायग्राम्स है, जिसमें 2 टाइप्स ऑफ रिएक्शन सेंटर्स, टाइप 1 रिएक्शन सेंटर्स और टाइप 2 रिएक्शन सेंटर शो करता है। जहाँ पर देख रहे हैं टाइप 1 रिएक्शन सेंटर्स के अंतर्गत ग्रीन सल्फर बैक्टीरिया शो करते हैं, जिसमें एक सिंगल
फोटो सिस्टम कार्य करता है, जिसका रिएक्शन सेंटर का क्लोरोफिल P680 है और यह एक साइक्लिक प्रकार का फोटो फास्फोरिलेशन शो कर रहा है। और यहाँ पर जो फेरेडाक्सिन रिड्यूसिंग टाइप का रिएक्शन सेंटर्स है, इसके साथ कुछ साइटोक्रोम्स के बी और सी के कॉम्प्लेक्स यहाँ पर दिखाते हैं और यह एक इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चैन को कंप्लीट करता है। उसी प्रकार देखें ऑक्सीजनिक फोटोट्रॉप्स में, जहाँ पर दोनों ही ग्रीन और पर्पल रिएक्शन सेंटर्स शो कर रहे हैं। ग्रीन शो टाइप 1 रिएक्शन सेंटर्स और पर्पल शो टाइप 2 रिएक्शन सेंटर्स। और यहाँ पर देखें टाइप 1 रिएक्शन सेंटर्स जो है P700 है और उसमें विभिन्न कोएंजाइम्स लगे होते हैं। उसी प्रकार से जो टाइप 2 रिएक्शन सेंटर्स है, वहाँ पर P680 होते हैं और इन दोनों के बीच में साइटोक्रोम B6 और साइटोक्रोम F कॉम्प्लेक्स कार्य करता है, जो इलेक्ट्रॉन कैरियर्स की तरह कार्य करता है। आप देखें टाइप 2 रिएक्शन सेंटर्स जो केवल पर्पल बैक्टीरिया में मिलता है और यह पर्पल बैक्टीरिया जिसका P870 होता है, मैक्सिमम वेवलेंथ को लेता है, एक्सेप्ट करता है और एक सिंगल टाइप फोटो सिस्टम शो कर रहा है। यहाँ पे इसको कहा गया है Q टाइप रिएक्शन सेंटर्स। यहाँ पर साइटोक्रोम B और C3 कॉम्प्लेक्स होते हैं अकॉर्डिंग टू फिगर बाई मार्टिन हॉर्नबेन और मेरियट। सभी रिएक्शन सेंटर्स का विकास एक सामान्य पूर्वज जिसमें समान प्रोटीन एवं कोफैक्टर संरचना को विकास के वृक्ष में प्रदर्शित करता है। इट्स प्रपोज दैट द अर्लीस्ट रिएक्शन सेंटर वाज इंटरमीडिएट्स बिटवीन टाइप 1 एंड टाइप 2, type 1.5, that is multiple genes duplication, have given rise the complex that are found in most modern reaction centers। जो वर्तमान पाए जाने वाले रिएक्शन सेंटर्स हैं, उसमें जो रिएक्शन सेंटर्स का प्रकार है वो टाइप 1 और टाइप 2 दोनों के बीच का है। इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि वह टाइप 1.5 है, ऐसा सजेस्ट किया गया है, जिसका कारण है मल्टीपल जीन डुप्लीकेशंस। इस वजह से यह कॉम्प्लेक्स का विकास होता है और चूँकि यह एक हेटेरोडाइमेरिक टाइप का रिएक्शन सेंटर फॉर्म करता है, जिसमें दोनों ही प्रोटीन्स से संबंधित होते हैं, जो एक कोर रिएक्शन सेंटर को बनाता है। इस स्कीम डायग्राम में विभिन्न रिएक्शन सेंटर्स के विकास को इवोल्यूशनरी ट्री के माध्यम से समझाया है और इसमें जो रिएक्शन सेंटर्स कॉम्प्लेक्सेस बनते हैं विभिन्न प्रकार के फोटोसिंथेटिक ऑर्गेनिज्म में, यह उनके प्रोटीन्स के स्ट्रक्चर्स में समानता या विभिन्नता के आधार पर रिएक्शन सेंटर्स को बनाता है बाय सडाकर एट अल 2006। डायग्राम में देखें, जो अर्लीस्ट टाइप का रिएक्शन सेंटर्स है वहाँ पर 1.5 लिखा है। ये रिएक्शन सेंटर्स अर्लीस्ट रिएक्शन सेंटर थे जिसमें RC1 और RC2 दोनों ही प्रकार के का कॉम्बिनेशन मिलता था। इसके बाद आप देखें कि यहाँ से दो ट्री में दो ब्रांचेस जाते हैं, एक है टाइप 1 RC रिएक्शन सेंटर्स और टाइप 2 रिएक्शन सेंटर्स। और टाइप 1 के साथ में रिएक्शन सेंटर्स में आगे फोटोसिंथेटिक A और B, जिसमें केवल फोटो सिस्टम 1 पाया जाता है। यहाँ पर एक स्टार लगा हुआ है, स्टार इंडिकेट करता है कि यहाँ पर जीन डुप्लीकेशन का इवेंट होता है और इसके द्वारा हेटेरोडाइमेरिक रिएक्शन सेंटर्स उत्पन्न होते हैं। जो ट्रीज़ हैं वहाँ पर जो ब्लू लाइंस की कोडिंग है, यह इंडिकेट करता है कि इसकी प्रोटीन जो है होमोडाइमेरिक है
उसी प्रकार से जो ट्रीज़ की ब्रांचिंग है, जहाँ पर रेड लाइट्स का ब्रांच है, वहाँ पर की प्रोटीन हेट्रोडाइमेरिक कॉम्प्लेक्स बनाता है या इंडिकेट करता है। और इस प्रकार से जो रिएक्शन सेंटर्स है वहाँ पर जीन्स में डुप्लीकेशन की वजह से इस प्रकार से रेड स्टार्स इंडिकेट करता है, द इंडिकेट जीन डुप्लीकेशन इवेंट्स दैट लीड टू हेट्रोडाइमेरिक रिएक्शन सेंटर्स। तो जीन का डुप्लीकेशन की वजह से ही हेट्रोडाइमेरिक रिएक्शन सेंटर्स फॉर्म होते हैं, जहाँ पर दो फोटोसिस्टम कार्य करता है। और इस प्रकार से एग्जांपल्स यहाँ पे दिए हैं, हेलियोबैक्टीरिया, ग्रीन सल्फर बैक्टीरिया, देन ग्रीन सल्फर बैक्टीरिया, और FAP फिलामेंटस, जिसका फुल फॉर्म है फिलामेंटस एनऑक्सीजेनिक फोटोट्रॉप्स। डायग्राम्स courtesy by ncbi.nlm.nih.gov। रिएक्शन सेंटर के विकास के साथ एक प्रश्न ये आता है कि कैसे साइनोबैक्टीरिया में दोनों प्रकार के रिएक्शन सेंटर पाए जाते हैं, या रिएक्शन सेंटर 1 और 2 दोनों ही उपस्थित होता है, चूँकि वह एक प्रोकैरियोट्स है। इसके पक्ष में ब्लैकेनशीप एट अल 2007 ने कुछ मत दिए और इसके अनुसार, इसके प्रपोजल अनुसार यहाँ पर दो अलग अलग ऑर्गेनिज्म के फोटोसिस्टम का फ्यूज़न है, या दो ऑर्गेनिज्म के फ्यूज़न से एक नया ऑर्गेनिज्म बनता है जिसमें दोनों ही फोटोसिस्टम आ जाते हैं। और या तो ये होता है कि वह ऑर्गेनिज्म जिसमें दोनों फोटोसिस्टम है, किसी एक रिएक्शन सेंटर्स या किसी एक फोटोसिस्टम का लॉस होता है। इस प्रकार से दो या एक रिएक्शन सेंटर्स वाले ऑर्गेनिज्म का विकास होता है। इसके अंतर्गत दो हाइपोथेसिस उत्पन्न होते हैं। पहला है फ्यूज़न हाइपोथेसिस, जिससे स्पष्ट है कि यहाँ पर दो अलग अलग प्रकार के एनऑक्सीजेनिक फोटोसिंथेटिक बैक्टीरियाज आपस में फ्यूज़न करते हैं और एक नया ऑर्गेनिज्म का विकास करते हैं, जिसमें दोनों ही रिएक्शन सेंटर्स उपलब्ध होते हैं। और चूँकि दोनों रिएक्शन सेंटर उपलब्ध हैं, इसमें जल की फोटोलिसिस करने की क्षमता आ जाती है। इस प्रकार से यह फ्यूज़न हाइपोथेसिस है। इसके पश्चात जो दूसरा हाइपोथेसिस है वह है सेलेक्टिव लॉस हाइपोथेसिस। नाम से स्पष्ट है कि जहाँ पर ऐसे ऑर्गेनिज्म जिसमें दोनों ही रिएक्शन सेंटर हैं, विकास के दौर में किसी एक रिएक्शन सेंटर्स का नुकसान होता है, लॉस ऑफ वन, इसकी वजह से या तो दो में से एक का नुकसान होगा, तो जो बनने वाला ऑर्गेनिज्म होगा उसमें केवल सिंगल रिएक्शन सेंटर पाए जाएंगे, या तो ये होगा कि वह ऑर्गेनिज्म जिसमें सिंगल रिएक्शन सेंटर पाया जाता था वह एक और रिएक्शन सेंटर को विकसित करता है। RC गेव राइज टू द ऑर्गेनिज्म। इस प्रकार से वहाँ पर दो रिएक्शन सेंटर्स हो जाते हैं और उसमें क्षमता होती है कि वह जल का ऑक्सीडेशन करता है, बाद में जल का ऑक्सीडेशन कर सकता है। दोनों ही जो पक्ष हैं और दोनों ही पक्ष को अपने अपने मत हैं, जो प्रस्तावित मत हैं, जो संभावित हो सकते हैं। इन दोनों ही वजह से रिएक्शन सेंटर में विकास हुआ है। सिंगल्स रिएक्शन सेंटर वाला ऑर्गेनिज्म डबल रिएक्शन सेंटर को फॉर्म करते हैं, या दो रिएक्शन सेंटर में से एक रिएक्शन सेंटर का नुकसान हो सकता है। इस प्रकार से दो अलग अलग ऑर्गेनिज्म का विकास हुआ, जिसमें सिंगल रिएक्शन सेंटर भी हैं और डबल रिएक्शन सेंटर भी पाए जाते हैं। दैट्स ऑल। उक्त अध्ययन से हम निष्कर्ष में पहुंचते हैं। हमने पूर्व में प्रकाश संश्लेषण के विभिन्न चरणों का ऐतिहासिक महत्व को देखा, साथ ही वर्तमान समय में उपलब्ध अनेक तकनीकी के उपयोग से प्रकाश संश्लेषण के कुछ रहस्यों को समझा और प्रमाणित किया। तत्पश्चात हमने अध्ययन से स्पष्ट किया है कि पूर्व में जब जीवन का उत्पत्ति हुआ, जीवन की उत्पत्ति के पश्चात ही प्रकाश संश्लेषण की क्रिया का आरंभ हुआ है, और जब कंडीशन एनऑक्सीजेनिक कंडीशन था,
उस समय के जो जीव थे वह एनऑक्सीजिनस फोटोसिंथेसिस की क्रिया करते थे और वहाँ पर रिएक्शन सेंटर्स केवल सिंगल होता था। प्रश्न ये उठता है कि किस प्रकार से रिएक्शन सेंटर्स में या किस प्रकार से ऑर्गेनिज्म में दो रिएक्शन सेंटर का विकास हुआ है। चूँकि दो रिएक्शन सेंटर के विकास होने से ही फोटोलिसिस ऑफ वाटर की दक्षता या इफ़िशियंसी उत्पन्न होता है और प्रकाश की उपस्थिति में जल का फोटोलिसिस होने से ही ऑक्सीजन की उत्पत्ति होती है। इस प्रकार से जो साइनोबैक्टीरियाज हैं जिसमें दोनों पिगमेंट सिस्टम पाया जाता है, यह फोटोलिसिस ऑफ वाटर करने की क्षमता रखता है। और आपने उसके फॉसिल्स को देखा है कि किस प्रकार से ये जो पूर्व के जो आर्कियोलॉजिकल इरा के जीव हैं, जो साइनोबैक्टीरिया हैं, उन्होंने ही इस पृथ्वी में, इस धरा में एनऑक्सीजेनिक कंडीशन को परिवर्तित किया है और वहाँ पर ऑक्सीजन की उत्पत्ति हुई है। थैंक यू वेरी मच।